आप सभी का चैनल एजुकेशन इन में स्वागत है। दोस्तों, हम प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तरी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंतर्गत 200 प्रश्नों का अध्ययन किया है। दोस्तों, आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तरी का पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किन स्थलों से मुख्यतः आंशिक सावधान, कलश सावधान तथा प्रतीकात्मक सावधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा से आंशिक सावधान, मोहनजोदड़ो से कलश सावधान और कालीबंगा से प्रतीकात्मक सावधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से चावल के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल से चावल के प्रथम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्त्री मृण मूर्तियाँ सिंधु सभ्यता में अधिक मिलने के कारण सिंधु समाज को क्या कहा जाता है। दोस्तों, सिंधु समाज को स्त्री की अधिक मृण मूर्तियाँ मिलने के कारण मातृसत्तात्मक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कपास सिंधु सभ्यता के लोगों की मूल फसल मानी जाती है, जिसके फलस्वरूप यूनानी लोग सिंधुवासी के लोगों को क्या कहते थे। दोस्तों, कपास सिंधुवासियों की प्रमुख फसल मानी जाने के कारण यूनानी लोग सिंधुवासी को सिंडनवासी कहा करते थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल किसे माना जाता है। भारत में सिंधु सभ्यता की बात करें तो भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, हरियाणा को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के स्थल कालीबंगा, राजस्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अनुसंधान परिषद के प्रकाशन द्वारा यह दावा किया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सामान्यतः शिव की भी उपासना किया करते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का स्थल धौलावीरा कहाँ स्थित है। दोस्तों, भारत में स्थित धौलावीरा कच्छ, गुजरात में स्थित है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से टकसाल ग्रह होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो मांडी, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश से हड़प्पा सभ्यता के टकसाल ग्रह होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन प्रणाली और जल निकासी प्रणाली किस प्रकार की मानी जाती है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन प्रणाली और जल निकासी प्रणाली उत्तम प्रकार की मानी जाती है, जिसका अनुसरण वर्तमान समाज में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुआ है। दोस्तों, भारतीय इतिहास में स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के पतन के बाद भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास माना जाता है वह सभ्यता क्या कहलाती है। दोस्तों, वह सभ्यता वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता कहलाती है, जिसका भारत में सिंधु सभ्यता के पतन के बाद विकास माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्यों की पहचान किस प्रजाति के रूप में की जाती है। दोस्तों, भारत में आर्यों की पहचान नार्डिक प्रजाति के रूप में की जाती है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य क्यों कहा जाता है। दोस्तों, वैदिक साहित्य की बात करें तो आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। वे अपने ज्ञान को सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया करते थे, इसलिए वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य कहा जाता है। दोस्तों, वैदिक साहित्य के अन्य नाम की बात करें तो वैदिक साहित्य को संहिता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान के द्वारा आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया में बैक्ट्रिया आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में यूरेशिया को माना गया है। दोस्तों, जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया में बैक्ट्रिया या आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में यूरेशिया को बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद का
किस विदेशी धार्मिक ग्रंथ के साथ समानता पाई जाती है? दोस्तों, भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद का ईरानी ग्रंथ जिंद अवेस्ता के साथ समानता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के कालखंड को क्या संज्ञा दी जाती है? दोस्तों, भारतीय इतिहास में 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के कालखंड को वैदिक सभ्यता या ऋग्वैदिक सभ्यता की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक समाज का परिवार था। दोस्तों, जैसा कि हमने अध्ययन किया, सिंधुवासियों का समाज मातृसत्तात्मक माना जाता है, जबकि ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक माना गया है। अगला क्वेश्चन है, आर्यों की कृषि योग्य भूमि को क्या कहा जाता है? दोस्तों, आर्यों की कृषि योग्य भूमि को उर्वराया क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य से क्या तात्पर्य माना जाता है? दोस्तों, वैदिक साहित्य के अंतर्गत चारों वेद, विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषदों को सम्मिलित किया जाता है। इन्हें ही वैदिक साहित्य की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का संस्थापक किन्हें माना जाता है? भारतीय सभ्यता और संस्कृति का संस्थापक आर्यों को माना जाता है। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द संस्कृत भाषा का माना जाता है, जिसका अर्थ होता है। दोस्तों, आर्य का अर्थ होता है उत्तम या श्रेष्ठ। दोस्तों, आर्य की बात करें तो आर्य कौन थे, थोड़ा इस विषय पर चर्चा करते हैं। आर्य शब्द से एक जाति विशेष को समझा जाता है। आरंभिक भारतीय विद्वानों ने इस शब्द का यही अर्थ माना है। आर्यों को ही भारतीय सभ्यता व संस्कृति का संस्थापक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ माना जाता है? दोस्तों, बाल गंगाधर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान आर्कटिक प्रदेश उत्तरी ध्रुव को माना जाता है। वहीं बात करें तो दयानंद सरस्वती द्वारा तिब्बत को आर्यों का मूल निवास स्थान माना गया है। और पी गाइल्स की बात करें तो इन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान हंगरी यूरोप को भी माना है। वहीं बात करें तो डॉक्टर अविनाश चंद्र के द्वारा आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सिंधु क्षेत्र बताया गया है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा संस्कृत को माना गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 10 मंडलों में दूसरे से 7वें मंडल तक सबसे प्राचीन माने जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है। दोस्तों, इन्हें वंश मंडल कहा जाता है। बात करें तो ऋग्वेद के 10 मंडलों में दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक के सबसे प्राचीन मंडल माने जाते हैं, जिन्हें वंश मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का उपवेद किसे माना जाता है? दोस्तों, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, जिसे कहा जाता है। दोस्तों, ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, जिसे नदी तमाया नदियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार जबकि गंगा का उल्लेख 1 बार मिलता है। यह ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? दोस्तों, बात करें तो यह ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, अस्तोमा सद्गमया वाक्य कहाँ से लिया गया है? दोस्तों, यह ऋग्वेद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में दस्तु हत्या का उल्लेख अधिक बार प्राप्त हुआ है, जबकि उल्लेख नहीं मिलता है। दोस्तों, ऋग्वेद में उल्लेख नहीं मिलता है दास हत्या शब्द का। अगला क्वेश्चन है, अवेस्ता है। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी अध्ययन किया, जिन अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, शाम का अर्थ माना जाता है। दोस्तों, शाम का अर्थ गान से माना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, किस वेद से सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारियाँ प्राप्त होती है? दोस्तों, सामवेद से सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारियाँ प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, सामवेद का उपवेद किसे माना जाता है? सामवेद के उपवेद की बात करें तो सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में सर्वप्रथम राजसूया तथा वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख प्राप्त होता है? दोस्तों, सर्वप्रथम बात करें तो यजुर्वेद में राजसूया और वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में अगन्य जिसका वध न हो शब्द का उल्लेख किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? दोस्तों, वैदिक काल में अगन्य शब्द का उल्लेख गाय के लिए किया गया है। गाय को वैदिक काल में वध न करने योग्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मवेद श्रेष्ठ वेद किसे कहा जाता है? दोस्तों, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद और श्रेष्ठ वेद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति को अथर्ववेद में कहा गया है। अथर्ववेद के उपवेद की बात करें तो अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद माना जाता है। अथर्ववेद के ब्राह्मण की बात करें तो अथर्ववेद का ब्राह्मण गौपत ब्राह्मण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 17 दिनों तक शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन करने वाला यज्ञ किसे माना गया है? दोस्तों, वाजपेयी यज्ञ को 17 दिनों तक शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन करने वाला यज्ञ माना जाता है। दोस्तों, महायज्ञ या यज्ञों की बात करें तो प्राचीन काल में राजसूया यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, ये सभी यज्ञ किए जाते थे। राजसूया यज्ञ की बात करें तो राजसूया यज्ञ राज्य अभिषेक के अवसर पर किया जाता था। वहीं वाजपेयी यज्ञ की बात करें तो वाजपेयी का शाब्दिक अर्थ शक्ति का पान माना जाता है। यह शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ माना जाता है, जो कि 17 दिनों तक चलता था। अश्वमेध यज्ञ की बात करें तो अश्वमेध का शाब्दिक अर्थ घोड़े की बलि से माना गया है। यह राजनीतिक विस्तार हेतु किया जाने वाला यज्ञ माना जाता है। वहीं अगर अग्निष्टोम यज्ञ की बात करें तो यह देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिए जाने वाला यज्ञ माना जाता था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सभा शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? दोस्तों, ऋग्वेद में सभा शब्द का प्रयोग 8 बार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में विदत पद का प्रयोग कितनी बार माना गया है? दोस्तों, ऋग्वेद में विदत पद का प्रयोग 122 बार माना गया है। दोस्तों, ऋग्वेदिक कालीन राज व्यवस्था की बात करें तो ऋग्वेद में सभा शब्द का 8 बार प्रयोग माना गया है। ऋग्वेदिक युग में इसका सर्वाधिक महत्व माना जाता है। इसमें पुरुष और स्त्री दोनों को प्रवेश दिया जाता था। और बात करें तो सभा के पुरुष सदस्यों के लिए सभे शब्द और स्त्री सदस्यों के लिए सभावती का प्रयोग किया जाता है। उत्तर वैदिक काल में इसका महत्व अधिक बना रहा। वहीं बात करें समिति की तो ऋग्वेद में समिति का उल्लेख 9 बार माना गया है। पर उत्तर वैदिक काल की बात करें तो इसका महत्व उत्तर वैदिक काल में अधिक माना गया है। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां माना गया है। दोस्तों, अथर्ववेद में ही इस बात का भी प्रमाण मिलता है कि समिति में स्त्रियों का प्रवेश संभव माना गया है। जबकि बात करें तो समिति एक महत्वपूर्ण और प्रभावी संस्था ऋग्वेदिक काल में मानी जाती है। इसका प्रमाण यह है कि वेदों में राजाओं को समिति से सहयोग प्राप्त करने के लिए बनाया गया था। समिति में साधारण व्यक्तियों का प्रवेश संभव माना जाता है, जबकि सभा की बात करें तो सभा में विशिष्ट एवं समृद्ध लोगों को ही अनुमति दी जाती थी। दोस्तों, ऋग्वेदिक कालीन व्यवस्था में विधत की बात करें तो ऋग्वेदिक काल में ही इस संस्था का प्रचलन अधिक माना जाता है। इस बात का भी प्रमाण प्राप्त होता है कि ऋग्वेद में विधत पद का प्रयोग 122 बार
माना गया है। उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति यथावत बनी रहती है, जबकि विदत को समाप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में बलि का क्या अर्थ था? ऋग्वैदिक काल में बलि एक प्रकार का कर्म माना जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस ब्राह्मण के अंतर्गत पुत्री को कृपण कहा गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत पुत्री को कृपण कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन प्रमुख क्षेत्र कौन कौन माने जाते हैं? दोस्तों, वैदिक कालीन प्रमुख क्षेत्र सप्त सिंधु प्रदेश, जिसके अंतर्गत सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज और सरस्वती नदी के क्षेत्र आते थे। ब्रह्मवर्त, जिसके अंतर्गत दिल्ली का सीमावर्ती क्षेत्र आता था। ब्रह्म ऋषि, जिसके अंतर्गत गंगा यमुना का 2 आब क्षेत्र माना जाता है। आर्यव्रत, जिसके अंतर्गत हिमालय से विंध्याचल पर्वत का क्षेत्र माना गया है। और दक्षिणापथ, जिसके अंतर्गत विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी भाग को माना जाता है। और उत्तरापथ, जिसके अंतर्गत विंध्याचल पर्वत के उत्तर में हिमालय का प्रदेश माना जाता है। इन सभी को वैदिक कालीन प्रमुख क्षेत्र माना गया है। अगला क्वेश्चन है, किस उपनिषद में यम तथा नचिकेता का संवाद वर्णित होता है? दोस्तों, कठो उपनिषद में यम तथा नचिकेता का संवाद वर्णित मिलता है। बात करें तो कठो उपनिषद में यह वर्णित किया गया है कि यमराज ने नचिकेता को अध्यात्म तत्व की शिक्षा दी थी। अगला क्वेश्चन है, राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम किस ब्राह्मण ग्रंथ में प्राप्त होता है? दोस्तों, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में राजा की उत्पत्ति का सर्वप्रथम सिद्धांत प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद में वर्णित किया गया है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद में वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, होत्र किसे कहा गया है? दोस्तों, होत्र ऋग्वेद का पाठ करने वाले पुरोहित को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन आर्य लोग सप्त सिंधु नाम के क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ होता है। दोस्तों, सप्त सिंधु क्षेत्र का अर्थ अभी हमने अध्ययन किया 7 नदियों वाला क्षेत्र माना जाता है, जिसके अंतर्गत सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज और सरस्वती नदी को सम्मिलित किया जाता है। इन्हें ही सप्त सिंधु प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राज्य युद्ध का उल्लेख प्राप्त होता है? दोस्तों, ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का उल्लेख प्राप्त होता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित मिलता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक नदी व्यास का प्राचीन नाम क्या माना जाता है? ऋग्वेदिक नदी व्यास का प्राचीन नाम विपाशा माना गया है। ऋग्वेद की अन्य प्राचीनतम नदियों की बात करें तो ऋग्वेद में अन्य प्राचीनतम नदियाँ कुर्मु, कुंभा, वितस्ता, अश्कनी, पुरुषणी, शतुद्री, शदानीरा, दृष्टावती, गोमती, सुवस्तु, सिंधु, सरस्वती, ये सभी ऋग्वेद की प्राचीनतम नदियों में मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक देवता मित्र का संबंध माना जाता है। दोस्तों, ऋग्वेदिक देवता मित्र का संबंध आकाश के देवता के रूप में माना जाता है। दोस्तों, ऋग्वेदिक कालीन अन्य देवताओं की बात करें तो अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, वायुपात, यम, प्रजापति, अदिति को माना गया है, जबकि आकाश के देवता घोष, वरुण, मित्र, सूर्य, सवित्र, पुषण, विष्णु, आदित्य, उषा, अश्विनी को माना गया है। जबकि पृथ्वी के देवता की बात करें तो पृथ्वी के देवता पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति इत्यादि को माना गया है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक देवियों के अंतर्गत देवों की महान माता देवी की जननी व सृष्टि का मूल आधार किस देवी को माना जाता है? दोस्तों, ऋग्वेदिक देवियों के अंतर्गत देवों की महान माता, देवों की जननी व सृष्टि का मूल आधार की देवी अदिति को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल के अंतर्गत पुरुष सूक्त में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्णन प्राप्त होता है? दोस्तों, ऋग्वेद के 10वें मंडल में प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा की प्राचीनता किस काल में प्रचलित मानी गई है? दोस्तों, भारत में ऋग्वेदिक काल में दास प्रथा की प्राचीनता मानी जाती है।
अगला क्वेश्चन है, क्या ऋग्वेदिक कालीन में सती प्रथा का प्रचलन था? दोस्तों बात करें तो वैदिक समाज में सती प्रथा का प्रचलन नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे से बने औजारों व उपकरणों के प्रयोग करने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? दोस्तों उत्तर वैदिक काल में लोहे से बने औजारों व उपकरणों के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, सीमांतों उपनयन संस्कार किया जाता था या किया जाता है? दोस्तों सीमांतों उपनयन संस्कार गर्भस्थ शिशु की मानसिक वृद्धि हेतु किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक प्रचलित भारतीय दर्शन किसे माना जाता है? दोस्तों विश्व में सर्वाधिक प्रचलित भारतीय दर्शन योग दर्शन को माना जाता है। प्रमुख भारतीय दर्शनों की बात करें तो इनके अंतर्गत सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन, उत्तर मीमांसा दर्शन को सम्मिलित किया जाता है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक की बात करें तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि, जबकि योग दर्शन के प्रतिपादक पंतजलि, न्याय दर्शन के प्रतिपादक अक्षपाद गौतम, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कणाक, पूर्व मीमांसा दर्शन के जैमिनी, उत्तर मीमांसा दर्शन के बादरायण को माना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन स्मृति किसे माना गया है? दोस्तों सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति को माना गया है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम गोत्र की संकल्पना किस काल में मानी गई है? सर्वप्रथम गोत्र की बात करें तो गोत्र की संकल्पना उत्तर वैदिक काल में मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता का विकास किस आधार पर माना जाता है? दोस्तों वैदिक सभ्यता का विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार पर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी धार्मिक ग्रंथ में इस बात का उल्लेख मिलता है कि आर्य ईरान के रास्ते भारत आए थे? दोस्तों जैसा कि हमने अध्ययन किया था, ईरान के धार्मिक ग्रंथ जिंद अवस्था में यह उल्लेख मिलता है कि आर्य ईरान के रास्ते भारत आए होंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के परिवार को क्या कहा जाता था? प्रारंभिक आर्य के परिवार को कुलप या कुलपति कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, अनेक विषयों का समूह ऋग्वेदिक काल में क्या कहा जाता था? अनेक विषयों का समूह ऋग्वेदिक काल में जन या कबीला कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में शूद्रों के देवता किसे माना जाता है? दोस्तों ऋग्वेदिक काल में शूद्रों के देवता पूषण को माना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में लोहे को क्या कहा जाता था? ऋग्वेदिक काल में लोहे की बात करें तो ऋग्वेदिक काल में लोहे को कृष्ण अयस्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अतिथि सत्कार करके मनुष्यों की पूजा की जाती थी। दोस्तों अतिथि सत्कार के अंतर्गत मनुष्यों की पूजा मनुष्य यज्ञ में की जाती थी। अगला क्वेश्चन है, वेदांग का अर्थ होता है? दोस्तों वेदांग का अर्थ होता है वेद की सहायक विद्याएं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम ग्रंथ छंद सूत्र के रचनाकार कौन माने जाते हैं? प्राचीनतम ग्रंथ छंद सूत्र के रचनाकार पिंगल ऋषि को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में कर संग्रहकर्ता अर्थमंत्री को क्या कहा जाता था? दोस्तों ऋग्वेदिक काल में कर संग्रहकर्ता या अर्थमंत्री को भागदूत कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में प्रधान रानी को क्या कहा जाता था? दोस्तों ऋग्वेदिक काल में प्रधान रानी को महिषी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, आश्रम व्यवस्था की स्थापना किस काल में मानी जाती है? दोस्तों आश्रम व्यवस्था की स्थापना उत्तर वैदिक काल में मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, त्रिऋण के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। दोस्तों त्रिऋण के अंतर्गत ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण को सम्मिलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चित्रित धूसर मृदभांड प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों चित्रित धूसर मृदभांड उत्तर वैदिक काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य का वर्णन किस विदेशी अभिलेख से प्राप्त हुआ है? दोस्तों बोग्ज कोई एशियाई मानर विदेशी अभिलेख से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, वेदों का संकलन कृष्णदेवरायन द्वारा किया गया है, जिसके कारण उन्हें कहा जाता है वेद व्यास। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि का उल्लेख प्राप्त होता है? ऋग्वेद के
चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद का 7वां मंडल किस ऋग्वेदिक देवता को समर्पित माना जाता है। दोस्तों ऋग्वेद का 7वां मंडल ऋग्वेदिक देवता वरुण को समर्पित माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता के प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है। दोस्तों दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता के या वैदिक सभ्यता के प्रसार का श्रेय ऋषि अगस्त्य को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में ब्राह्मण के लिए पुरोहित शब्द का उल्लेख किया गया है जबकि क्षत्रिय के लिए किस शब्द का उल्लेख मिलता है। दोस्तों ऋग्वेद में क्षत्रिय के लिए राजन्य शब्द का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है किस ब्राह्मण ग्रंथ में राजा को विषमता कर लेने वाला स्वामी कहा गया है। दोस्तों ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में राजा को कर लेने वाला स्वामी या विषमता कहा गया है। अगला क्वेश्चन है किस ऋग्वेदिक देवता को पुरंदर या किले को तोड़ने वाला माना जाता है। ऋग्वेदिक देवता इंद्र को पुरंदर या किले तोड़ने वाला देवता माना गया है। अगला क्वेश्चन है किस उपनिषद में स्वर्ग नर्क की परिकल्पना तथा पुण्य पाप का वर्णन प्राप्त होता है। दोस्तों बात करें तो कठोर उपनिषद में स्वर्ग नर्क की परिकल्पना तथा पुण्य पाप का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के रचनाकार किन्हें माना गया है। दोस्तों शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के रचनाकार याज्ञवल्क्य ऋषि को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है किस वेद को वेद त्रयी में सम्मिलित नहीं किया जाता है। दोस्तों वेद त्रयी की बात करें तो वेद त्रयी के अंतर्गत ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को सम्मिलित किया जाता है। बात करें तो अथर्ववेद को वेद त्रयी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एकमात्र ऐसा वेद जिसका आरण्यक ग्रंथ नहीं माना जाता है। दोस्तों अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन है किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी फूटी नाव से की गई है। दोस्तों मुंडको उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी फूटी नाव से की गई है। अगला क्वेश्चन है आरण्यक से अभिप्राय माना जाता है। दोस्तों आरण्यक से अभिप्राय माना जाता है जंगल में या एकांत में प्राप्त किया जाने वाला ज्ञान। अगला क्वेश्चन है मनुस्मृति पर टीका लिखने वाले विद्वान हैं। दोस्तों मनुस्मृति पर मेघातिथि, कुलुक भट्ट, गोविंदराज और भरुची द्वारा टीका लिखा गया है। वहीं बात करें तो एक परंपरा मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है पुराणों का संकलन किस काल में माना जाता है। दोस्तों पुराणों की बात करें तो पुराणों का संकलन गुप्त काल में माना गया है। अगला क्वेश्चन है पानी का तात्पर्य माना जाता है। दोस्तों ऋग्वेद काल में पशुओं को चुराने वाले जबकि उत्तर वैदिक काल में व्यापारी को पणि कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में कितने संस्कार लोकप्रिय माने गए हैं। उत्तर वैदिक काल में 16 संस्कारों का उल्लेख प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है उपनिषद पुस्तकें आधारित मानी जाती है। दोस्तों उपनिषद पुस्तकें भारतीय दर्शन पर आधारित मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कर्म सिद्धांत संबंधित माना जाता है। दोस्तों कर्म सिद्धांत मीमांसा से संबंधित माना जाता है। अगला क्वेश्चन है यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता कहाँ से चलता है। दोस्तों यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित मानी जाती है। दोस्तों चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित मानी जाती है। आज का अंतिम क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में सभा व समिति जीवित रही परंतु उत्तर वैदिक काल में विविधत की समाप्ति मानी जाती है। दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।